शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज एक नहीं बल्कि तीन मेहमान हैं। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाएंगे, सवाल पूछेंगे, सफाई मांगेंगे टीम अन्ना से। अन्ना हजारे के आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने ऐसे 3 लोग जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाया और देश में नए आयाम खड़े किए, जिन्होंने पूरे समाज को जगा दिया। प्लीज वेलकम अरविंद केजरीवाल। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं टीम अन्ना की दूसरी सदस्य किरण बेदी को। किरण बेदी। और इस टीम के तीसरे सदस्य इस आंदोलन को अपने ज्ञान और कानून से बड़ा बनाने वाले प्रशांत भूषण। और आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है देश के सबसे बड़े अखबार भास्कर के ग्रुप एडिटर श्रवण गर्ग को। श्रवण जी। और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज श्रवण गर्ग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। श्रवण जी। इजाजत है। और मैं इल्जाम लगाऊं इन तीन मेहमानों पर, इनसे सवाल पूछूं, सफाई मांगूं, इससे पहले एक नजर डालते हैं उस पृष्ठभूमि पर, उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है टीम अन्ना पर। आपकी अदालत में आज टीम अन्ना मौजूद है। अन्ना हजारे की आंदोलन की बैकबोन अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और प्रशांत भूषण ने अन्ना के आंदोलन को चलाने में और सरकार के साथ नेगोशिएशंस में अहम भूमिका अदा की। जितने दिन अन्ना अनशन पर बैठे रहे, पहले जेल में, फिर रामलीला मैदान में, वहां पहुंचने वाली अपार भीड़ को नियंत्रित रखना आसान काम नहीं था। तिरंगा झंडा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाने वाले अन्ना के समर्थकों में ज्यादातर पहली बार किसी ऐसे आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। टीम अन्ना के लिए भी यह अनुभव नया था, लेकिन पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला। इस दौरान टीम अन्ना पर कई आरोप लगे। सरकार ने कभी सख्ती दिखाई तो कभी नरमी। आपकी अदालत में आज टीम अन्ना से उन पर लगे हर इल्जाम पर सफाई मांगी जाएगी। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अन्ना हजारे के 3 सिपाहियों पर। आपकी अदालत में टीम अन्ना पर इल्जाम है कि इन्होंने अन्ना हजारे को गुमराह किया। आप तीनों से आपको जवाब मिल गया आपके जी, पब्लिक से जवाब मिल गया, लेकिन आपसे जवाब चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहले कहते थे ये अन्ना हजारे सिर से पैर तक भ्रष्ट हैं। वो ये कहते थे कि अन्ना हजारे किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन अब मुझे एक बड़े नेता मिले कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि भाई ये अन्ना हजारे तो बेचारे सीधे साधे हैं, इनके जो 3 चंगू मंगू हैं ये इनको भड़काते हैं। देखिए, सरकार के पास चंगू कौन है, मंगू कौन है? आप सरकार ने 3 महीने तक हमारे खिलाफ इंडिविजुअली हम लोगों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। वो सरकार की चाल नहीं चली। अब सरकार 2 लेवल पे चालें खेल रही है। एक ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अन्ना अलग हैं, टीम अलग है, और टीम अन्ना को कुछ घेरे हुए है और दूसरों को अन्ना तक पहुंचने नहीं दे रही है। और अन्ना तो बेचारे अच्छे हैं, ये टीम बड़ी शातिर है। और दूसरा, टीम के अंदर मतभेद हैं, कोई सॉफ्ट लाइनर है, कोई हार्ड लाइनर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा जब अनशन चल रहा था,
स्टेज के ऊपर हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स होती थी जिसमें अन्ना जी भी बैठे होते थे, सब लोग मिलकर राय लेते थे, सब लोग मिलकर डिसीजंस लेते थे और वो डिसीजंस सब लोग मानते थे। मैंने बाल ठाकरे का बयान देखा, उन्होंने कहा कि ये उस बूढ़े आदमी से क्यों अनशन कराने, ये खुद क्यों नहीं अनशन करते। उन्होंने पूछा कि किरण बेदी क्यों नहीं अनशन पर बैठती है। हम सब में से जवान सिर्फ वही थे। जब 16 अगस्त आया तो सबसे ज्यादा तो डिमांड थी कि अरविंद जी अनशन पर बैठे। बिल्कुल, एक्चुअली जो भी निर्णय, पहली बात तो ये है कि अन्ना का ये 16वां अनशन है। हम लोगों के साथ उन्होंने ये वाला अनशन पहली बार किया है। पिछले 15 अनशन में हर बार कोई उनको गुमराह कर रहा था ऐसा तो नहीं था। उन्होंने बड़े बड़े 7 कानून उन्होंने महाराष्ट्र में बनवाए। महाराष्ट्र का RTI एक्ट उन्हीं की देन है। जब केंद्र सरकार सेंट्रल RTI एक्ट को अमेंड करने जा रही थी तब वो आलंदी में अनशन पे बैठे थे, मैं वहाँ गया था उनसे मिलने के लिए। तो ये कहना मुझे लगता है कि अन्ना हज़ारे के विजडम को और उनके स्टेचर को कम करने की कोशिश, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनको कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कोई बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं जिनको कुछ लोग ये बिल्कुल गलत है। अन्ना हज़ारे पिछले 40 साल से इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो उनके साथ अगर आप थोड़ा सा समय बिताएंगे आपको पता चलेगा कि वो पॉलिटिकली कितना उनकी ज़बरदस्त समझ है देश की, और उनकी कितनी गहरी समझ है, और वो कितने फियर्सली इंडिपेंडेंट हैं कि वो कोई 4 लोगों की बातों से वो मान जाएंगे। ये सच नहीं है कि जब जब आप सरकार से तीनों लोग आप बात करने जाते थे, जैसे ही वापस आते थे तो आप जो मीडिया को बताते बिल्कुल नेगेटिव होता था, ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। किरण जी ने कहा कि हमें डांट रहे थे मीटिंग में। वो दूसरे दिन की बात थी। पहले दिन जो हम लोग मीटिंग में गए थे, सुन रहे थे, और जो सुना उन्होंने और जो उन्होंने कहा हमने आकर सारी जनता को बता दिया। आप पहले दिन की मीटिंग देखिए, पहले दिन बहुत अच्छा हमने कहा बाहर निकल के कि लगभग सभी बातों पे सहमति हो गई है, 3 चीजें रह गई हैं। देखिए, दूसरे दिन आपने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने ये कहा कि अन्ना के अनशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल कहा था। तो आधी रात को बूढ़े आदमी उठकर आए और प्रेस को उन्होंने बताया कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये बिल्कुल ज़रूर बोला कि भाई, जब किरण जी ने बोला कि भाई अगर आप जब ये दिखने लगा कि भाई वो कोई भी बात मानने के लिए नहीं तैयार हैं, तो किरण जी ने उनसे बोला तो फिर अन्ना का अनशन कैसे समाप्त होगा। तो उन्होंने बोला अब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, उन्होंने 2 बार प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, 1 बार सलमान खुर्शीद साहब ने। इसी जब आप कह रहे हैं बार बार ये चीज़ हम तीनों को कह रहे हैं अनशन तोड़वाइए, तो मैंने आखिर में पूछा अंग्रेजी में, सो व्हाट इज द मैसेज वी टेक टू हिम, हाउ डू वी मेक हिज। ये बहुत ज़्यादा अन्ना के अनशन को लेके चिंतित थी, बार बार ये यही कह रही थी कि हम क्या मैसेज लेके जाएं अन्ना जी के पास, वो कैसे अनशन तोड़ेंगे, आज इतना दिन हो गए हैं। तो वो कह रहे थे ये आपकी समस्या। आप कह रहे कि वो अनशन चाहती थी कि अनशन जल्दी खत्म हो। नेचुरली हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तो मुझे बता रहे कि वो अनशन अन्ना तोड़ना चाहते थे, आप तीनों लोग भड़का रहे थे नहीं करे रखो। मैं कांग्रेसी नेताओं से कहूंगा कि अगली बार जब अनशन पे अन्ना बैठे तो वो भी सब लोग साथ आके बैठे अन्ना जी के साथ। और आपकी टीम के एक सदस्य स्वामी अग्निवेश, उनका वीडियो आपने भी देखा होगा, हमने सबने टीवी पर देखा। तो वो तो कह रहे थे कि अन्ना पागल हैं, हाथी की तरह हो गए हैं, वो किसी की सुनते नहीं, और सरकार से कह रहे थे कि आप उनकी मांगे मत मानिए। वो अन्ना के लिए नहीं कह रहे थे कि हाथी की तरह हो गए, वो शायद टीम के बारे में शायद कह रहे हो। अगर वो वीडियो अगर वो सही है, वीडियो तो सही है बिल्कुल, हाँ, तो अगर सही है जांच की है तो, अच्छा तो फिर आप इन वाली सीडी की भी जरा जांच करके बताइए बस। तो देखिए, किसी भी जने की राय फ़र्क हो सकती है। स्वामी जी की राय फ़र्क होगी, मैं मानता हूं कि उनकी राय फ़र्क होगी कि भाई पार्लियामेंट के कहने पर अनशन ख़त्म कर देना चाहिए या सरकार के कहने पर अनशन ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसमें उस वीडियो में वो बात कर रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि उससे तो ऐसा देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो पागल की तरह हो रहे हैं जैसे कोई हाथी, और उन्होंने कहा कि सरकार अनशन तोड़ने के लिए अन्ना को जितना मना रही है उतना वो चढ़ते जा रहे हैं। ये उन्होंने एग्जैक्ट सेंटेंस कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को बिल्कुल ऐसी बातें माननी चाहिए नहीं चाहिए, और इस तरह के जब सरकार करती है तो हमें तो बड़ी शर्म आती कि सरकार झुके जा रही है झुके जा रही है। तो ये सही ये बात गलत है, मतलब उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और अगर वो
अन्ना की टीम में थे तो चाहे उनकी राय फ़र्क हो सकती थी, लेकिन किसी सरकारी जने से इस तरह की बात करना ये तो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण। और हमारे मैंने रिपोर्टर ने जब उनको उनसे कहा था। पूछा कि आप कपिल सिब्बल से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं कपिल स्वामी से बात कर रहा था। फिर वो कपिल स्वामी को पकड़ा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो उनसे 2 महीने से बात ही नहीं की है। तो आपने वापस फिर पूछा स्वामी जी से? फिर उसके बाद तो मौन व्रत लेकर चले गए श्री श्री रविशंकर के आश्रम में। मैंने स्वामी जी को बताया था, वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, तो बोले किरण जी देखो आपको इसको चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए था, तो मान लेना चाहिए था। तो मैंने कहा स्वामी जी अभी मालूम नहीं कि इसकी सच क्या और झूठ क्या है, आप क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा देते जाके थाने में और कहें कि ये किसी ने बनाई हुई, आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, झूठी है। तो मैंने कहा एफआईआर दर्ज कराइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट लाइए, उनको बोलिए अर्जेंटली लेबोरेटरी का चेक कराइए। अब मुझे नहीं पता उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि नहीं। न तो कोई एफआईआर दर्ज कराई है, बल्कि उस पर उन्होंने कहा कि मेरा जो धर्म है, मेरी जो मान्यता है, वो मुझे परमिट नहीं करता कि पुलिस के मैं किसी की शिकायत करूं। ये वो तो किसको फिर- बोला? ये रिपोर्टर्स को बोला। उसका जवाब तो वही दे सकता है। लेकिन आपको कभी शक नहीं हुआ? देखिए, मैं जो उनकी जो कुछ बात सुनी है उससे साफ ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके साथ थे शरीर से, लेकिन उनकी दिल, आत्मा, दिमाग सब सरकार के लोगों के साथ था। वो हिडन होता है, दिखता नहीं है ना। नहीं, देखिए ये भी हो सकता है कि अगर वो, देखिए वन हैज़ टू गिव एवरीबडी द बेनिफिट ऑफ डाउट, एंड देयरफॉर ये भी हो सकता है कि उनके मतभेद हो गए हम लोगों से, और वो मतभेद से कई बार कोई जना इतना हम लोगों से गुस्सा हो गया कि भाई तुम लोगों को अब अनशन ख़त्म करवा देना चाहिए और उनको अनशन ख़त्म कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। ये मैं प्रशांत, मैं कहूँगा कि कोई भी कितना भी नाराज़ हो जाए, लेकिन वो दूसरी के साथ जाके ऐसी बातें नहीं कर सकता। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं कि वो जनता के लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। ये तो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लगभग वैसी बात है जैसी बात दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते रहे कि अन्ना का अनशन हो, इसमें आप लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप लोगों की राजनीति, आपकी पॉलिटिक्स, आपकी पब्लिक लाइफ तभी चलती रहेगी जब अन्ना अनशन पे बैठे रहें। नहीं, ऐसा जैसे नहीं हम अंडरग्राउंड थे पहले। हमें से कौन था अंडरग्राउंड? और जब मैंने एक बड़ी लीडर से पूछा कि ये लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे थे अन्ना हजारे को, तो उन्होंने बताया कि ये लोग अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं। अन्ना ने बोला था कि पहले ये कहते हैं हम आरएसएस के मुखौटा हैं, फिर कहते हैं बीजेपी के मुखौटा हैं, फिर अब ये कहते हैं अमेरिका, कल ये कहेंगे पाकिस्तान के इशारे के ऊपर नाच रहे थे। ये लोकपाल बिल के बारे में क्यों नहीं बात करते? लोकपाल बिल पारित कीजिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए। मुद्दा ये है, वो बाकी सारी मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात नहीं कर रहे वो। अब हम ये देखते हैं कोई अच्छा काम करता है, अब ये सोचते हैं इसका स्वार्थ क्या है। अच्छा काम वैसे नहीं कर सकता, ये एक बहुत गिरावट है हमारे मूल्यों में। अब हमारा विश्वास अच्छाई से उठता जा रहा है कि अगर सच बोल रहा है कोई ईमानदार है, देश के लिए कुर्बानी कर रहा है, तो इसका कारण क्या है? जरूर राजनीति में आना होता, मंत्री बनना होगा, पद्मश्री लेना होगा। देखिए, जो उदाहरण कोट किए, उदाहरण में ये कहा कि जॉन मैकेन, जो कि अमेरिका के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, उन्होंने एक ट्विटर में मैसेज भेजा कि स्थिति बहुत गंभीर है, मैं अपने ऑफिस के आगे देख सकता हूँ, घर के आगे देख सकता हूँ, लोग बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सरकारी लोगों को लगता है कि ये स्थिति गंभीरता का इतनी क्यों चिंता हो गई अमेरिका की? ये तो भारत सरकार को अमेरिका से ही पूछना चाहिए, वो अगर और फिर आज जो कागज़ भेजे हैं उसमें मनीष सिसोदिया के एनजीओ कबीर का जिक्र है। उसने कहा कि फोर्ड फाउंडेशन से उन्होंने 60 लाख रुपए लिए हैं। उन्होंने 2005 में लिए थे। ये एलिगेशन लगाना कि इसके मूवमेंट से कोई लेना देना और है, यही पैसा खर्च हुआ है जो टोपी झंडे सब दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने 2005 में लिए थे, वो 2007 या 2008 तक के पैसे थे बस। उसके बाद वो पैसा ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कभी फोर्ड फाउंडेशन से उनका कुछ लेना देना नहीं रहा। और ये मूवमेंट अभी इस साल 2011 में 3-4 साल के बाद हो रहा है, तो उसका फोर्ड फाउंडेशन का इस पूरे मूवमेंट से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। इस मूवमेंट पे कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ से आया, सब कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर है। वेबसाइट पे क्यों नहीं जाके देख लेते? हमने कितनी बार अपने उसमें कहा
दिग्विजय सिंह साहब ने अप्रैल के महीने में जब अन्ना का अनशन पूरा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये लोगों का पैसा कहाँ से आया, जंतर मंतर पे कितना पैसा को खर्च हुआ, किसने दान दिया। उन्होंने कहा कि कोई एल्यूमिनियम वाली कंपनी है उसने दिया। हाँ, उसको भी बता देता हूँ मैं। तो हमने सारा पैसा जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिया। फिर हमने कहा भाई अब कांग्रेस भी अपना पैसे की लिस्ट डाले 24 घंटे के अंदर। तो दिग्विजय सिंह साहब आज 3 महीने हो गए, आज तक कांग्रेस ने ये नहीं बताया कि भाई हमारा पिछले 5 साल में पैसा कहाँ से आया, किस किस ने हमें दान दिया। वो तो सरकार चला रहे हैं, हम तो किसी को बेनिफिट भी नहीं दे सकते। फिर भी हमने सब वो हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। वो भी तो डाले ना कि कितना पैसा कहाँ से आया, कितनी रैली में किसको कितने पैसे दे के उन्होंने बुलाया, वो भी नहीं बता रहे वो। तो वो भी अपना पैसे का हिसाब किताब डाले। जहाँ तक वो एल्यूमिनियम वाली कंपनी का है, उन्होंने वो बहका रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद ये पीसीआरएफ को, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन को जिंदल स्टील वर्क्स JSW से पैसा मिला, जो कि जस्टिस संतोष हेगड़े की रिपोर्ट में जिसका नाम आया, उनसे हमको एक पैसा नहीं मिला है। जिंदल, सीताराम जिंदल जी से पैसा मिला है, नाम सेम है लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। सीताराम जिंदल जी से पैसा मिला है जो कि बहुत ही आदरणीय व्यक्ति माने जाते हैं। इनके बारे में कहा इनको लेमन ब्रदर से पैसा मिला, इनको एक पैसा नहीं मिला लेमन ब्रदर से। अब मिला भी नहीं और बदनाम भी हुए। मिला भी नहीं, बदनाम भी हुए। इतना बड़ा आंदोलन ये सिर्फ 3-4 लोग मिलके चला लें, पूरे देश में एक लहर सी आ जाए, हर जगह नौजवान सामने आ जाए, कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा। कौन है उसके पीछे? भावना थी आपके हिसाब से? ये भावना कौन है? और एक बड़ी एक भावना। यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग भूल गए भावना होती क्या है। यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज एग्जैक्टली। देखिए, ये जो लोग लाखों लोग सड़क पर उतर आए, पूरे देश भर में उतर आए, उनको सड़क पर उतारने के पीछे हम लोग नहीं थे। सिर्फ जो अन्ना हजारे का नाम, उनकी छवि और उन्होंने जो इशू उठाया, उसी से प्रभावित होकर लाखों लोग, शायद करोड़ों लोग पूरे देश में सड़क पर उतर आए। अपने आप अपना पैसा लगाकर, अपना टाइम लगाकर। दिल्ली में जितने लोग रामलीला मैदान में आए, इतने सारे लोग तो ऐसे आए जो कि खुद खाना लेकर, हम लोगों को पता भी नहीं, लोगों को खाना खिला रहे थे, लोगों को चाय पिला रहे थे। रहस्य है ना, मिस्ट्री। इसको जो हमारे देश के नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाए अब तक कि ये लोग बिना पैसे के, बिना बस के, बिना ट्रेन के टिकट के अपने आप कैसे आ गए। क्या जादू है? ये मैजिक यही हुआ है कि अन्ना की आवाज, अन्ना ने जो कॉल दिया, आज हर भारतीय की कॉल बन गई, जो सुनी नहीं जा रही थी। और पता क्या होगा, हम लोग रिकंसाइल हो चुके थे, अरे इसके साथ तो रहना ही है, ऐसा ही हो सकता है। आज मूल्य गिर गए थे। कौन? ईमानदारी। वो तो बेवकूफ, आप तो बेवकूफ से लोग हो। आज ईमानदारी, आई एम टेलिंग यू, मेरे स्कूल के बच्चे, कई मैंने उनको जब कहूँ सच्चाई के रास्ते पे चलो, तो मुझे वो स्कूल के बच्चे पूछते थे सच्चाई के रास्ते पे जीत कहाँ से होती है? जीत तो उनकी होती है जो झूठ बोलते हैं और वो अपने कमाते हैं दूसरे रास्ते से। आज मुझे समझाना पड़ रहा था उन बच्चों को कि नहीं, सच्चाई भी जीवन है, सच्चाई ही जीवन है। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। आज मानने को फिर से तैयार हो गया। एक जो तो इनको विश्वास ही नहीं होता कि इस तरह से कोई, उनको तो इस बात से बड़ी नाराजगी है कि जो तिरंगा हमारी बपौती थी, ये लोग लेके क्यों घूम रहे हैं? जो वंदे मातरम का नारा हम लगाते थे, ये लोग क्यों लगा रहे हैं? एक और चीज़ हुई है रजत जी, मुझे ये लगता है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेके बहुत ज़बरदस्त गुस्सा था। वो गुस्सा कोई सेंस नहीं कर पाया कि इतना ज़्यादा गुस्सा था। वो एक वॉल्केनो की तरह दबा हुआ था बुरी तरह से। दूसरा ये कि ये मूवमेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने मूवमेंट्स हुए वो पॉलिटिकल होते हैं, रूलिंग पार्टी के खिलाफ होते हैं। ये एक समस्या का समाधान दे रहा था लोकपाल बिल की फॉर्म में। और तीसरा ये हुआ कि इस देश में ज़बरदस्त लीडरशिप क्राइसिस था। स्पिरिचुअल लीडर में क्राइसिस था, सोशल लीडरशिप में क्राइसिस था, पॉलिटिकल लीडरशिप में क्राइसिस था। अन्ना हजारे स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स का एक बहुत ज़बरदस्त मिश्रण है। अभी तक आप किसी यंग आदमी से पूछते आपका आइकन कौन है, तो वो कोई स्पोर्ट्समैन का या किसी फिल्म स्टार का नाम देता। पहली बार इस देश में एक फ़कीर जो है वो लोगों का आइकन बना। और इन तीनों बातों का कॉम्बिनेशन हुआ। अन्ना हजारे की लीडरशिप, लोगों का जो वॉल्केनो था गुस्सा, वो फूटा बुरी तरह से। और उनको एक समाधान लोकपाल बिल के, कई लोगों को लोकपाल बिल नहीं पता, लेकिन उनको लगता है ये अन्ना हजारे बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, कुछ मर्ज की दवा है।
तो ये तीनों चीजें जो ये कंबाइन आपकी बात सही है, इसीलिए हम जगह जाकर सुनते हैं मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। जब मैंने वहाँ आईआईटी के स्टूडेंट्स आए थे, क्योंकि आपने देखा रामलीला ग्राउंड में कीचड़ भी था, कहीं ना कहीं बारिश भी होती रही। मैंने आईआईटी स्टूडेंट्स जो कि टेलीविजन पे नहीं आना चाहते थे, वो कीचड़ को साफ कर रहे थे अपने हाथों से। तो उनसे किसी ने पूछा कि ये तुम क्यों कर रहे हो? बोले मैं अपना वर्तमान और भविष्य को साफ कर रहा हूं। आपकी अदालत में टीम अन्ना पर आरोप है कि ये जिद पर अड़े रहे। ये बड़ी शिकायत है सरकार की आपसे। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में सैल्यूट किया अन्ना को, पूरी लोकसभा ने मिलकर कहा कि हम आपकी बातों पर विचार करेंगे, मानने को तैयार हैं। आपकी सारी मांगें, आपका बिल स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया गया। इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सिविल सोसाइटी के लोगों की बात को पूरी लोकसभा ने एक स्वर में माना। उसके बाद भी आपने अनशन वापस नहीं लिया, उसके बाद भी आंदोलन वापस नहीं किया। अन्ना तो कह रहे थे कि हमें सैल्यूट नहीं, लोकपाल बिल चाहिए। देखिए, एक चीज बार बार उठ रही थी, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। क्या लें और क्या दें? भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे थे हम लोग, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी चीज़ थी जिस पे हमारा कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वो कहते थे इसको निकाल दो भ्रष्टाचार के कानून से, उसको निकाल दो भ्रष्टाचार के कानून से, कि कैसे निकाल दें? तो अगर हमने कहा कि आप आइए यहाँ पे स्टेज के ऊपर, जो मर्जी आए सरकार से, यहाँ पे आके तर्क वितर्क करते हैं, सारी जनता के सामने, आपके टीवी चैनल्स के सामने डिस्कशन करते हैं, या तो आप हमें समझा दीजिए या हम आपको समझा देते हैं। लेकिन ये किराने की दुकान थोड़ी है कि थोड़ा आप ले लीजिए थोड़ा हम ले लेते हैं, ऐसे तो। देखिए, आप कह रहे गिव एंड टेक की बात। राहुल गांधी ने लोकसभा में आकर 15 मिनट बोला और उन्होंने एक गेम चेंजर आइडिया दिया, आपने उसको भी हवा नहीं दी बिल्कुल। मैंने खुद सारी स्पीच सुनी, मैंने सोचा ये आए हैं, अब ये सारी आंधी लेके ले लेंगे अपने आप, क्योंकि सारा देश तैयार था। कोई भी आज इसको जीत सकता था, कोई भी आज उसको पॉजिटिव से लेके जाता, उसका नेतृत्व बनता था, क्योंकि सारा देश उसको देख रहा था। मैंने खुद देखा, मेरे लिए एक शॉक था। जैसे जैसे वो बोलते गए, मैंने कहा ये खोते गए, बोलते गए और खोते गए। क्योंकि हुआ क्या, मैंने सोचा ये आए हैं कहने के लिए, अन्ना आप हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं, अन्ना हमारे वर्तमान की बात कर रहे हैं, और खुद भी तो एंटी करप्शन की बात करते आए। तो आज जो आप कह रहे हैं, हमारी आवाज तो बन रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, आपको जूस पिलाने, मैं आपके साथ हूं। उधर से उल्टा ही होता गया, और वो कहते गए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी जो 5 साल तक कभी नहीं बनने वाली। आप मूंगफली मांग रहे थे, वो आपको रेवड़ी दे रहे थे, और आप लेने को तैयार नहीं थे। वो जब हमारी उनसे मीटिंग्स होती थी जॉइंट कमेटी में, हम उनको जब ये बातें करते थे तो वो कहते थे नहीं भाई, इतना सख्त कानून तो पार्लियामेंट नहीं मानेगी, हमारे तो केवल 206 मेंबर्स हैं, हम बाकी लोगों को कैसे मनाएंगे, सख्त कानून तो पास नहीं करा सकते। एक तरफ तो कहते हैं कि हम सख्त कानून पास नहीं करा सकते, हमारे पास पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, दूसरी तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो भुलावा कर रहे हैं पूरे देश को? मैं ये समझती हूँ कि जिसने इनकी स्पीच लिखी, क्योंकि आफ्टर ऑल पढ़ी है ना, जिसने इन्हें लिखी, इनके साथ बहुत नुकसान करा। आई विश कोई और स्पीच राइटर होता, कहता है सारा देश आज युवा नेता के लिए वेट कर रहा है, ले जाओ आगे, ये आंधी आपके पीछे आ जाएगी। आई थिंक इट्स पर्सनली अ वेरी बिग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। मैंने आज बयान पढ़ा है जयराम रमेश का, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इस सरकार के बड़े स्पोक्समैन हैं। उन्होंने कहा कि ये असल में लोकपाल बिल सोनिया गांधी का आइडिया था, वो लाना चाहती थी और इन लोगों ने उसे हाईजैक कर लिया। तो हमने तो कभी कहा नहीं कि ये हमारा आइडिया था। सबसे पहले आज मैं ये भी बता दूं कि लोकपाल शब्द कहाँ से आया। लोकपाल सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी के पिताजी LM सिंघवी होते थे, उन्होंने इस शब्द को कॉइन किया था। और मैं आज आपके चैनल के ज़रिए अभिषेक मनु सिंघवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके पिताजी ने शब्द कॉइन किया था, आप उनकी भावनाओं को रखते हुए एक सख्त बिल पास कर सजेस्ट कीजिएगा, ना कि एक ऐसा बिल जो कि वो पूरी की पूरी भावना खो दे। तो अगर ये सोनिया जी का आइडिया है, हमें तो कोई वो नहीं है, आप इस बिल को पास करा दीजिए, आप सारा क्रेडिट ले लीजिए, हम तो क्रेडिट के लिए काम ही नहीं कर रहे। अगर ये उनका आइडिया था, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी उसके बेटे के लिए क्या हो सकती थी?
इससे बेटर अपॉर्चुनिटी अब तो आपकी बात वो इसलिए भी नहीं मानना चाहते क्योंकि आप बीजेपी के साथ मिल गए हैं। आपका स्टेटमेंट मैंने देखा, आपने कहा कि एलके अडवाणी का जो फोन आया वो गेम चेंजर था। मेरी नजर में वो कैटलिस्ट जरूर था, और मैंने अडवाणी साहब को भी ये कहा कि साहब आपने भी हमको फेल कर दिया, हमें आज सब ने फेल कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट 3 बजे उठ गई थी सिर्फ ये कह के कि अन्ना जी अपनी फास्ट तोड़ दें। कुछ भी नहीं दिया, और उनको पता है अन्ना ने फास्ट नहीं तोड़नी जब तक उनको वो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा हम जाएं तो कौन सुनेगा हमारी, इतनी जनता पुकार रही है, अन्ना का 11th डे हो गया फास्ट का, और आप कही जा रहे फास्ट तोड़ो। तो उन्होंने मुझे कहा ये शब्द कि बेटी कल जरूर होगा। मैं भी, मेरे दिमाग में जड़ा नहीं कि वाकई होगा, क्योंकि विश्वास तो उठ गया था। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि शुरू में बीजेपी वाले अपना स्टैंड क्लियर करने को तैयार नहीं थे, वो डिले कर रहे थे, वो मौके का इंतजार कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी की खोज में थे। बिल्कुल हमने ये देखा, बिल्कुल, और हम मांग रहे थे कि अपने स्टैंड क्या, ये नहीं दे रहे थे। बार बार हम लोग जो टेलीविजन चैनल्स पर वो लोग आते थे, लोग उनसे पूछते थे, हम लोग भी पूछते थे कि भाई आप अपना स्टैंड तो इस पर साफ करिए, लेकिन वो स्टैंड साफ नहीं हो रहा था। सिर्फ आखिर दिन जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ तब उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। शायद इसलिए उनको लग रहा होगा कि आपके आंदोलन का फायदा उनको हो जाएगा। हो सकता है। देखिए सारी पार्टियां फायदा उठा लें, लोकपाल बिल पारित कर दें। हमें लोकपाल बिल चाहिए। जो पार्टी लोकपाल बिल के फेवर में वोट करेगी वो इसको फायदा होगा। तो यही शिकायत है, आप लोकपाल के अलावा कुछ बात ही नहीं करते हैं। और उनको हमारे पीछे पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति नजर आती है। कभी कहते हैं बीजेपी वाले हैं, कभी कहते हैं आरएसएस है, कभी कहते हैं अमेरिका है, कभी कहते हैं पाकिस्तान है। मुद्दे के ऊपर नहीं आते। लोकपाल बिल पारित कर दे, और जो पार्टी लोकपाल बिल पारित में बाधा पहुंचाएगी, अगली बार हम उनके लिए एक्टिवली कैंपेनिंग करेंगे, उनके खिलाफ। अभी 5-6 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं रजत जी, 5-6 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप बहुत क्लोजली वॉच कीजिए अगले 3 महीने में। जो पार्टी सख्त कानून के खिलाफ अगर वो अपना कंडक्ट करती है, उस पार्टी को बिल्कुल हराना है। और हम खुद वहाँ जा के अन्ना जी को साथ ले जाएंगे, खुद वहाँ जा के उस पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे। आप तो अरविंद जी नेताओं को धमकी दे रहे हैं। हम नेताओं को धमकी नहीं दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। बचा रहे हैं। देश की जनता, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जिस तरह की महंगाई है, महंगाई भी भ्रष्टाचार की वजह से, किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी भ्रष्टाचार की वजह से है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा वो भी भ्रष्टाचार की वजह से है। लोग तंग आ चुके हैं भ्रष्टाचार से, और आज अगर जनता उनको चेतावनी दे रही है तो उनको इसके बारे में सुनना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत गड़बड़ होगी। अब तो आपको आश्वासन मिला है सरकार से, वो बिल लाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के पास 3 बिल है लोकपाल से रिलेटेड, तो आपको अभी परसों अभिषेक मनु सिंघवी से मिले थे, उन्होंने कहा 9 बिल आ चुके हैं। तो देश में हर आदमी लोकपाल बिल बना रहा है। आपको भरोसा है कि ये लोकपाल बिल 2-4 महीने में आ जाएगा, एक स्वरूप लेगा? बिल तो अभी भी ले आई थी सरकार, अगस्त के महीने में अपना एक बिल लेके आई थी, जो कि भ्रष्टाचार बढ़ाने का बिल था। वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बात कर रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शिकायत करेगा उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा बिल लेके आई थी सरकार। अब कैसा बिल स्टैंडिंग कमेटी सिफारिश करेगी ये समय बताएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, भरोसा है? मुश्किल है। नहीं है। आम आदमी को फिर से अपनी आवाज इससे जोड़ी रखनी पड़ेगी। हम हर आदमी को अलर्ट रहना पड़ेगा, और इसको पार्टी लाइंस पर नहीं, भारतीय लाइन पर, राष्ट्रीय लाइन पर, किसी की ये पार्टी आवाज उठाए ना उठाए, आम जनता को इस पर अलर्ट रहना पड़ेगा। आप सबको ये लगता है कि सरकार ने जो वादे किए हैं, इंतजार आप कर रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं है? देखिए पिछले 3-4 महीनों में इतनी बार मार खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं, कि अब समय बताएगा कि वो कितना अपनी बातों के ऊपर चलते हैं। आप कह रहे हैं आप मार खा चुके हैं, सरकार कह रही है हम मार खा चुके हैं इनसे। लेकिन इतनी पावरफुल सरकार है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये अन्ना का जो मूवमेंट है ये सरकार से 2 कदम आगे दिखाई देता है हर बार, तो ये कैसे होता है? हम कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सरकार हमसे 2 कदम पीछे रहती है। आपकी अदालत में टीम अन्ना पर आरोप है कि इन्होंने सांसदों का अपमान किया। किरण जी,
पार्लियामेंट में चर्चा है कि कैसे किरण बेदी ने घूंघट ओढ़ा और रामलीला अंदाज में कहा कि एमपी नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, और मुझे पता चला कि आपको प्रिविलेज का नोटिस भी आ गया। मैंने झूठ क्या बोला? क्या झूठ बोला? और सच बोलना कोई पाप है? सच बोलना कोई पाप है? और अगर सच के लिए सच कड़वा तो होता है, तो ये कड़वा है, ये सच कड़वा है, क्योंकि ऐसे ही तो होता है। ऐसे तो हुआ हमारे साथ पूरा साल, ऐसे ही हुआ हमारे साथ। जहां जाए अगले दिन बदले होते थे, और जो सामने कहते थे करते बिल्कुल उलट थे। और वो उस समय जो मैंने किया, उस समय की पुकार थी कि कोई तो सुने हमारे साथ धोखा ही धोखा हो जा रहा है। तो ये अगर ये कड़वा सच उनको कड़वा लगा, तो फिर कड़वा रस तो पीना ही पड़ेगा। और प्रशांत जी, आप पर इल्जाम यह है कि आपने कहा कि एमपीज पार्लियामेंट में सवाल पूछने के पैसे लेते हैं। ये तो बिल्कुल प्रिविलेज है, कंटेम्प्ट है पार्लियामेंट की। नहीं, मैंने ये बोला था कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते और उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। मैंने ये बोला कि देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में हम लोग एक बार वोट दे दें और उसके बाद जो लोग चुन कर आ जाएं वो 5 साल तक इस देश के राजा बन जाएं और अपनी मनमानी से कानून बनाते रहें, अपनी मनमानी से नीतियां बनाते रहें, चाहे घूस लेकर ही बनाते रहें। अब इसको अगर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मानते हैं, तो फिर मेरी राय ये है कि अब समय आ गया है कि इस संसद के प्रिविलेजेस को फिर से देखना पड़ेगा। क्या ये प्रिविलेज है उनका? आप तो शायद बच भी जाए, लेकिन अरविंद जी कैसे बचेंगे? इन्होंने तो कहा कि सारे नेता चोर हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सारे नेता चोर हैं, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि संसद ने आज तक जिस तरह से काम किया, उसने जनता की एस्पिरेशंस को, उनकी डिमांड्स को, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में संसद हमारे देश की नाकाम रही है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। आज की संसद के अंदर 4 एमपी ऐसे हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जेल में हैं। 150 से ज़्यादा एमपी ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन मुकदमे चल रहे हैं, किडनैपिंग के, एक्सटॉर्शन के, रेप के और मर्डर के। जब पार्टियां ऐसे सांसदों को टिकट देती हैं, उससे संसद की अवमानना होती है कि इन लोगों के कमेंट से संसद की अवमानना होती है? सबसे क्या आज अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद जब पूरे देश के अंदर ऐसा उभार आया है, क्या कोई पार्टी सामने आके ये कहेगी कि अगले किसी भी चुनाव के अंदर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह का मुकदमा या चार्जशीट दायर होगा? एक भी पार्टी आके कह दे। जो पार्टी ऐसा कहेगी वो संसद को ऊंचा उठाएगी। नहीं तो आज हमारी पार्टियां खुद संसद की अवमानना कर रही हैं। वो किस मुंह से, किस कलम से इन लोगों को नोटिस इशू जारी कर रही हैं? देखिए, कुछ भी हो, चाहे जैसे भी एमपीज हो, वो देश चलाते हैं, कानून बनाते हैं, देश की जनता ने उनको चुन के भेजा है, जनता के चुने प्रतिनिधि हैं। लेकिन उस मंच पर किरण बेदी संचालन कर रही हो और एक्टर ओम पुरी वहाँ खड़े होकर कहें कि ये एमपी हमारे गंवार हैं, हमारे एमपी अनपढ़ हैं, ये तो अपमान हुआ पार्लियामेंट का। एक विश्वास जो सामने आ रहा था उस वक्त, एक विश्वासघात चली जा रहा था। उस वक्त सामने निकल रहा था कि विश्वासघात है। अन्ना के पास लोग आ रहे हैं बड़ा सुंदर सफेद सफेद कपड़े पहन के और कह रहे हैं अन्ना हम आपके साथ हैं, लेकिन पार्लियामेंट में तो कुछ और बोल रहे हैं। और पार्लियामेंट तो 3 बजे खत्म हो गई, कोई चिंता नहीं कि 11वां दिन हो रहा है। और इससे पहले विश्वासघात तो फिर आप उनको गंवार और अनपढ़ कह देंगी? देखिए, वो शब्द शायद गलत थे एग्जैक्ट, लेकिन उनका मतलब ये था कि भाई ऐसे गंवार का मतलब तो गंवार ही होता है और अनपढ़ का मतलब अनपढ़ ही होता है। उनका मतलब, देखिए, उनका मतलब समझने की कोशिश करिए। उनका मतलब ये था कि जब संसद में लोग इस तरह से बिहेव करने लगे कि भाई संसद का काम चलने ही ना दें, हर रोज़ शोरगुल होके संसद एडजर्न हो जाती है। पूरे एक सेशन में कुल मिला के कुछ घंटे संसद चल पाती है और इसलिए 17 मिनट में 19 कानून पास कर दिए जाते हैं बिना किसी चर्चा के संसद में। उसके बाद लोग बाइक्स वगैरह एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। कई बार ये देखा गया कि सवाल पूछने के लिए घूस ले लेते हैं। चप्पल
चप्पल लेकिन फेंकते। देखिए लेकिन ओमपुरी ने कहा है, जिन ओमपुरी लोगों ने ये कहा है कि मैं ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश तो पढ़ा लेकिन नहीं, यही शब्द मुझे आते थे, ये ओमपुरी ने कहा। लेकिन मैम आपसे मैं पूछना, देखिए जिन लोगों ने जिनसे आप बात कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, वो कौन लोग हैं? कपिल सिब्बल, चिदम्बरम, ये लाखों वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। सलमान चिदम्बरम खुर्शीद साहब के ऊपर तो कंट्रोवर्सी है, वो शायद हार गए थे और फिर जीते 3000 वोट से मुश्किल से। हाँ, रिकाउंट में वो कहते हैं जीते। कि काउंट में कह रहे हैं जीते थे, एक उसके ऊपर- सेगमेंट का वोट पलट दिया गया और उसकी अब वो रिकाउंटिंग ही नहीं होने दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो चुनाव को चैलेंज किया गया है वो मुकदमा वहीं के ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सिर्फ रिकाउंट की बात है एक सेगमेंट की, उसी से साफ हो जाएगा कि वो जीते थे चलिए कि हारे थे। चिदम्बरम साहब को छोड़ देते हैं। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, ये सब वो लोग हैं जो लाखों लोगों के वोटों से चुनकर आए हुए हैं। उन लोगों ने वोट किस लिए दिया था? उन लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं और ये प्रतिनिधि अब हमसे पूछा करेगा कि आपको किस तरह का गवर्नेंस चाहिए, कैसा कानून चाहिए। सिब्बल साहब की कंस्टिट्यूंसी में रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम में 80% से ज़्यादा लोग उनको कह रहे हैं कि आप इस कानून की वो करिएगा, लेकिन वो पार्टी हाईकमांड की बात मान रहे हैं। पार्टी हाईकमांड ने थोड़ी उनको वोट दिया था, वो तो चांदनी चौक के लोगों ने उनको वोट दिया था। तो आप ही बताइए कि ये किस किस्म का जनतंत्र है? वोट तो दूं मैं, लेकिन मुझसे नहीं पूछने आते वो फिर पार्टी हाईकमांड कहती है नहीं अब जनता से नहीं पूछेंगे। वो ये कहते हैं कि अगर आप हर कानून बनाने से पहले जनता से पूछने जाएंगे तो साल में 1-2 ही कानून बन पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये मॉडल्स अवेलेबल हैं। आप इसी तरह का हम जनतंत्र चाहते हैं। कई लोग ये जो कह रहे हैं कि क्या हमें संसदीय जनतांत्रिक प्रणाली के अंदर विश्वास नहीं रहा, हमारा ये कहना है कि आज जिस तरह का जनतंत्र हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आप 5 साल में एक बार वोट डालिए और उसके बाद आप अपनी 5 साल किस्मत जो है वो किसी और को उसकी चाबी दे दीजिए। ये जनतंत्र नहीं है, ये ओलिगार्की है। कुछ लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं और वो पूरे देश की किस्मत अगले 5 साल चलाते हैं। हम इसे जनतंत्र नहीं मानते, हम इस जनतंत्र को बदलना चाहते हैं। हर कानून बदलने के पहले 120 करोड़ लोगों से कैसे राय ली जाती है, इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं। हर MP के उसमें कंस्टिट्यूएंसी के अंदर ग्राम सभाएं होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है 73rd अमेंडमेंट में ग्राम सभाएं होती हैं। उसी तरह से मोहल्ला सभाएं अर्बन एरियाज़ में बनाई जा सकती हैं। उसकी कॉपी वहाँ पे भेजी जाए, 10 दिन के अंदर चर्चा हो जाएगी। वो लोग अपना अपना मत भेजेंगे MP को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के मत को लेके फिर वो संसद के अंदर जाए और बताए कि मेरी संसदीय क्षेत्र जो है ये कह रहा है। पार्टी हाईकमांड से पूछ के ना आए, जनता से पूछ के जाए कि मुझे कैसे वोट करना है। तो फिर पार्टी हाईकमांड अगली बार टिकट नहीं देगी उनको। तो पार्टी हाईकमांड को भी टिकट देने की जो प्रणाली है वो भी बदलनी पड़ेगी। पार्टियों के अंदर जो जनतंत्र नहीं है, पार्टी हाईकमांड किसी को भी टिकट दे देती है, वो भी हमें बदलना पड़ेगा। इनर पार्टी डेमोक्रेसी के लिए भी आप कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं वो सरकार सुन नहीं रही है और जो सरकार सुन रही है वो लोग कह नहीं रहे। एग्जैक्टली। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आप यहाँ फर्स्ट रो में। हाँ, why not Shri Anna Hazare and you 3 people sitting here, why don't you join the active politics? You go for election, win the election, come to the power, and after that you can implement any bill, any law that will be much convenient for you. So यही सवाल है कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते? अन्ना हजारे जी और आप सब। एक नागरिक इस देश का मालिक होता है और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सेवक होते हैं। आप कह रहे हैं मालिक की कुर्सी छोड़ दीजिए, सेवक बन जाइए। ये बार बार ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो आप पहले इलेक्शन लड़के आइए। ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जनतंत्र के खिलाफ है। मैं एक आम नागरिक के तौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता हूँ, ये मेरा राइट है। जिस दिन इस देश के लोग आंदोलन करके इकट्ठे होके सड़कों के ऊपर उतर के कानून बनवाएंगे, उससे जनतंत्र सुदृढ़ होगा। केवल इलेक्शन लड़के MP आके अच्छे कानून बनाए, ऐसी परिकल्पना हम करेंगे तब तक जनतंत्र सुदृढ़ नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए ऐसे लोग आए, हमने अखबारों में पढ़ा कि विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में जो खाना सप्लाई किया जा रहा था वो विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे थे। पहली बात तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने एक आध कोई स्टॉल लगाई थी तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? तो क्या है? हमें नहीं पता था उन्होंने स्टॉल लगाई है, लेकिन अगर उन्होंने स्टॉल लगाई है तो कोई दिक्कत देखिए, नहीं। हम लोगों का प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर था कि हम लोग अपने मंच पर
किसी पार्टी के लोगों को और जो टेंटेड लोग हैं, चाहे वो करप्शन से, चाहे कम्युनलिज्म से या किसी और भी ख़राब चीज़ से, उन लोगों को वहाँ कोई जगह नहीं देंगे अपने मंच पर, और उनके साथ मिलकर हम लोग कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी पार्टी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी वहाँ रामलीला मैदान आ जाता है और वहाँ पर अगर खाना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते थे। अगर वो अपना बैनर वहाँ लगा देते आरएसएस का या बीजेपी का, तो हम बैनर जरूर उतरवा देते। लेकिन अगर कोई आकर वहाँ पर, कोई आरएसएस का मेंबर है या बीजेपी का मेंबर है, वो आकर वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और लोगों को खाना बांटने लगता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? ऐसा एक भी बैनर देखा? प्रवक्ता ने क्या ऐसा किसी पार्टी का एक भी बैनर देखा? एक भी बैनर आपने देखा? नहीं, हमने ऐसे तो मतलब है एक नागरिक के रूप में कोई किसी पक्ष एक में हो या बी में किसी को वोट दे या नहीं, उसका निजी मामला है। फेथ उसका निजी मामला, पार्टी उसका निजी मामला, लेकिन ये मुद्दा उसका है एक भारतीय होते हुए। आए जुड़े। आपकी अदालत में टीम अन्ना पर इल्जाम है कि इन्होंने लोकतंत्र को कमजोर किया। ये इल्जाम शशि थरूर ने लगाया। कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कहा कि आपका जो आंदोलन है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। हमारा आंदोलन भ्रष्टाचारियों के लिए खतरा है। हाँ, अभी इस देश में जिस तरह का जनतंत्र चल रहा था कि आप 5 साल के लिए वोट डालो और उसके बाद आप अपनी 5 साल की किस्मत कुछ लोगों के हाथ में दे दो, तो इन लोगों को आदत पड़ गई थी कि 5 साल तक हमें कोई पूछ नहीं सकता, हम अपनी मनमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अन्याय करेंगे और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इसी को ये लोकतंत्र मान बैठे थे। नहीं अरविंद जी, उनका कहना है कि जो आदमी कभी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ वो जनता की आवाज होने का दावा कैसे कर सकता है? उन्होंने कभी दावा नहीं किया जनता की आवाज। हमने से किसी ने दावा नहीं किया जनता की आवाज। देखिए, हम लोग तो अपना सिर्फ संवैधानिक हक, मौलिक अधिकार हर नागरिक को क्यों दिया है संविधान ने कि भाई आप खुल के बोल सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अनशन कर सकते हैं। ये सब हर नागरिक के मौलिक अधिकार हैं और ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में ये ज़रूरी है कि जनता जो असली मालिक है देश की, उसकी बात सुनी जाए। इन लोगों को आदत ये पड़ गई है कि लोगों की, जनता की जो असली मालिक है उनकी बात बगैर सुने और तरह के कंसिडरेशंस पर, चाहे घूस के कंसिडरेशंस पर, चाहे और तरह के कंसिडरेशंस पर, अपने स्वार्थ के कंसिडरेशंस पर, ये लोग अब अपनी मनमानी चला रहे हैं। अब उनका कहना ये है कि आप लोग जो लोकतंत्र के एक तरह से ठेकेदार बन गए हैं देश की जनता के सामने। सिपाही। हाँ, अच्छा, आप सब सिपाही कहिए, वो आपको ठेकेदार कहते हैं। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान या टीवी स्टूडियो से लोकतंत्र नहीं चलता। ये तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोकतंत्र रामलीला मैदान से ही चलता है। मैं समझती हूँ कि इस देश को दो चीजें वापस आई। इस देश को अपनी डेमोक्रेसी की मेन बुनियादी वापस आई। एक तो वी द पीपल दिखे पहली बारी, वी द पीपल, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है हम लोग, वी द पीपल। दूसरी वापस जो चीज आई है वो डे टू डे डेमोक्रेसी आई है, रोज की डेमोक्रेसी, नॉट वंस इन 5 years डेमोक्रेसी, बट डे टू डे। रोज मैं मुद्दे में जुड़ी हूं, मैं जानना चाहती हूं मेरी सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। तीसरा आया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वंस इन 5 years और छुपे छुपाए बिल पास कर देना, जल्दी से लोकपाल बनाना, उसको, ये तो पकड़ में आ गया इस बारी, पहले पकड़ में ही नहीं आता था। 17 मिनट में 19 कानून, तो मैं बिना किसी डिस्कशन के संसद में पिछले सत्र में या उससे पिछले सत्र में 17 मिनट में 19 कानून पास करे गए। उनको काम ही कानून बनाने का दिया है, वो जल्दी जल्दी बना देते हैं। और ये अरुंधति रॉय का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। अरुंधति रॉय राइटर हैं, वो भी एक तरह के सिविल सोसाइटी के नेता हैं। प्रशांत जी की अच्छी दोस्त भी हैं। तो प्रशांत जी इसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि ये जो तिरंगा और वंदे मातरम है, ये लोगों को बांटने वाली चीज है। जब लोग वंदे मातरम बोलते हैं, तिरंगा उठाते हैं, तो लोग आपस में बंट जाते हैं। लोग आपस में बंटते हैं क्या तिरंगा उठाने से? लोग वंदे मातरम, आपका जवाब नहीं,
देखिए और हम इनकलाब जिंदाबाद भी नहीं, बोलते थे। ऐसा है। इस सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया। मैं उनका दूसरा सवाल आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि माओवादियों और जन लोकपाल बिल में एक बात सामान्य है, ये दोनों भारतीय राज्यों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये फिर से इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, उखाड़ने वाले बात है ये। उन्होंने कहा कि एक सशस्त्र संघर्ष के जरिए तो दूसरा एक एक ताजा गढ़े गए संत के नेतृत्व में गांधीवादी तरीके से, लेकिन दोनों एक ही चीज चाहते हैं, सरकार को उखाड़ फेंको। ये थोड़ा एक मुझे लगता है कि पूरा समझ नहीं पाई कि क्या है, और उनको कुछ प्रेजुडिस हो गया इस वजह से। उनको लगा कि भाई जो आंदोलन जिसको मीडिया, बड़ी मीडिया सपोर्ट कर रही है, मीडिया का काफ़ी हिस्सा सपोर्ट कर रहा है, जिसको मिडिल क्लास सपोर्ट कर रहा है, और जिसको कॉरपोरेशंस भी कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कॉरपोरेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये ऐसा आंदोलन ज़रूर जनहित के खिलाफ होगा। तो ये इस प्रेजुडिस से उनकी ये एक अरविंद जी कह रहे हैं आपके मित्र हैं, आपने समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैं अभी मेरी उनसे उसके बाद, उनके लेखों के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। देखिए, आपके बारे में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी, उन्होंने क्या कहा था? टीम अन्ना अव्यावहारिक फांसीवादियों, समाज में संभ्रांतता का नकाब ओढ़े माओवादियों, छिपे हुए अराजकतावादियों से बनी हुई है, जो दक्षिणपंथी ताकतों के पीछे छिप रहे हैं और अदृश्य दानदाताओं से धन हासिल कर रहे हैं, जिनके तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांग ली है शायद स्टेटमेंट के लिए। मैं समझती हूँ एक और माफी की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ जो अन्ना पर भ्रष्टाचार किया उसकी माफी मांगी, पर ये इस स्टेटमेंट में मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर रिएक्ट भी किया जा सके। रिएक्शन के लायक भी नहीं है ये स्टेटमेंट। और अब उनका कहना है कि हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल से इनकम टैक्स का हिसाब मांगा जा रहा है। 9 लाख रुपए का नोटिस आया है। 9 लाख रुपए का नोटिस आया, वो उसका मैं बता देता हूँ। उनका ये कहना है, मैंने 2 साल के लिए स्टडी लीव ली थी। स्टडी लीव के वक्त मैंने बॉन्ड साइन किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि मैं वापस आऊँगा और 3 साल तक आने के बाद रिज़ाइन नहीं करूँगा। मैंने वापस लौटने के बाद 3.5 साल के बाद रिज़ाइन किया, तो मैंने कोई बॉन्ड की वायलेशन नहीं की। अब वो कह रहे हैं कि आपने जो 2 साल की जो स्टडी लीव ली थी उसकी तनख्वाह सारी वापस कीजिए। और ये नोटिस आता है 5 अगस्त को, जबकि 16 अगस्त को अन्ना का अनशन चालू होने वाला है। उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया था फरवरी 2006 को। उसके बाद 1 साल तक इन लोगों को ने थोड़ी सी मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की। 2007 से लेके आज तक इन्होंने 4 साल तक कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई। तो मुझे लगा ये अपना रेजिग्नेशन का कर रहे होंगे, सरकार में ढीलापन चलता है। लेकिन अब अचानक उन्होंने ये 9 लाख रुपए का वो बना के भेज दिया। तो अब ये वाकई वो है कि ये हमें प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है? ये तो सरकार ही बता सकती है कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। नहीं, सरकार तो प्रताड़ित का करे, सरकार तो आपको आज भी इनकम टैक्स का अफसर मानती है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, वो ये कह रहे हैं कि आप ये 9 लाख रुपए वापस कीजिए। अगर उन्होंने 1 साल तक और मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो अगली साल से मेरे को पूरी मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। जिंदगी भर इनको मुझे पेंशन देनी पड़ेगी। अब आपने देश को जगा दिया है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब कई तरह से डिमांड आ रही है अन्ना हजारे के पास में, उनके बारे में आंदोलन चलाने के लिए, उनके बारे में आवाज़ उठाने के लिए आप लोग जाएं। अन्ना का मूवमेंट एक उदाहरण है मेरी विचार में। एक अन्ना नहीं है ये, इस अन्ना की मूवमेंट ने बहुत सारे अन्नाज बना दिए। अब अपने अपने शहर में, अपने अपने स्टेट में क्यों नहीं वो लोग निकलते और ये एक्चुअली इसको रेप्लिकेट करना है। क्योंकि देखिए कितनी ईमानदारी से, कितनी सादगी से, कितने वॉलंटियरिज्म से, साफ नियत से ये मूवमेंट हो सकती है। मैं समझती हूँ अब हर स्टेट को अपने अपने अन्ना चुनने हैं। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे टीम अन्ना के मेंबर से, अरविंद केजरीवाल से, प्रशांत भूषण से, किरण बेदी से। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज भास्कर गुप्त के एडिटर श्रवण गर्ग के फैसले का। अन्ना हजारे के नेतृत्व में अन्ना टीम ने देश में एक बहुत बड़ी क्रांति की संभावनाओं को पैदा किया है। देश और दुनिया बहुत ही उत्सुकता के साथ इस क्रांति की तरफ देख रही है। लोग अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। लोग अब इस इतिहास में नहीं जाना चाहते कि सरकार ने क्या किया, सांसदों ने क्या किया, किस तरह की बाधाएं आई। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि अन्ना हजारे की टीम और अन्ना हजारे इस देश को नई दिशा क्या देना चाहते हैं।
नया क्या करना चाहते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि ये संभावनाएं व्यक्त हुई हैं कि कुछ नहीं हो सकता से अब कुछ हो सकता है की तरफ बढ़े हैं, तो ये जो आग देश में पैदा हुई है, क्या ये ठंडी पड़ जाएगी? इसकी तरफ लोग देख रहे हैं। और सारी दुनिया के लिए भारत जो एक प्रेरणा का स्रोत बना है, वो कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए अन्ना हजारे की टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि वो आगे के लिए किस तरह का कार्यक्रम देते हैं, और ये जो रामलीला मैदान से जो रोशनी पैदा हुई है उसको कैसे कायम रखते हैं, कैसे जोड़ के रखते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। अन्ना हजारे और उनकी टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने देश के लोगों को यह सिखाया कि शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा से, सिर्फ अपने आत्मबल के दम पर अपनी मांगें कैसे मनवाई जा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश में जनता इस बात को समझेगी, देश में हिंसा का वातावरण खत्म होगा, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना सीखेंगे। इस जज्बे के साथ आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।